हेलो बच्चों, इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम इस चैनल पर नीट के पिछले साल के फिजिक्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये उनके लिए बहुत लाभदायक है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यह एनसीईआरटी पर आधारित है। हम इस चैनल में काफ़ी आसान तरीके से सवाल समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप समझ सकें और आप उसे लागू कर सकें। अगर आप इस चैनल पर कुछ सीख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमें और भी कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिले। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप उसे बेझिझक कमेंट्स में पोस्ट करें, हम उनका उत्तर शीघ्र देंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने पहले लॉज ऑफ मोशन के ऊपर आपको कुछ प्रश्न हमने पोस्ट किया था और हमें उसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के पहले हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं जो कि बहुत अहमियत रखती है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो कॉन्सेप्ट हम लोग पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, तो कॉन्सेप्ट्स में ये लॉज ऑफ मोशन का है। तो इस सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि ये गैलीलियोस इनर्शिया लॉ क्या होता है। इसके तहत ये बोलते हैं कि अगर कोई बॉडी है, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज, अगर कोई बॉडी है जिसपे कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर बॉडी पर जीरो है, तो मानिए ये कोई बॉडी है अगर, ओके, अगर ये कोई बॉडी है, अगर इस पे कोई फोर्स अगर नहीं लग रहा है, अगर समझिए नेट फोर्स अगर जीरो है, राइट, तो ये क्या होगा, अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा। और अगर कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है, मानिए कि किसी वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, किसी स्पीड से अगर मूव कर रहा है, तो अगर उस पर हम कोई भी फोर्स अगर अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होगा, उसका स्पीड उसका जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो स्पीड उसका चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर बॉडी है तो वो अपना स्टेट जो है, जिस जिस भी स्थिति में रहती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेस्ट में है, ओके, और यहाँ पे समझ लो मोशन में है, एक निर्धारित वेलोसिटी पे है, तो वो वो बॉडी अपना स्टेट वो चेंज नहीं कर सकती है या नहीं करना चाहती है, राइट, नहीं करना चाहती है। तो उसको चेंज करने के लिए हमें एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ, इट इम्प्लाइज बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ता है तो वो उसको स्टेट अपना चेंज नहीं करता, अपना स्थिति वो जिस सिचुएशन में रहा है उसी स्थिति में बना रहता है। ठीक है, तो इसी रेजिस्टेंस जो चेंज है कि जो वो चेंज नहीं करना चाहता है, इसको हम लोग इनर्शिया का नाम देते हैं। ठीक है, अभी हमें ये था गैलीलियो का इनर्शिया का लॉ। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट जाएंगे। अभी न्यूटन के 3 लॉज थे, तो पहला लॉ जो है वो इसी पे आधारित है। तो इसमें भी वही कहता है पहला लॉ कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स रेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। ओके, तो ये भी जो है ये फर्स्ट लॉ पे आधारित है, न्यूटन्स लॉ। ओके, तो इस पर हम लोग बोल चुके हैं, तो हम लोग सेकेंड लॉ पे जाएंगे। अभी हमको पता चल गया है कि अगर फोर्स है, अगर फोर्स है तो उसमें उसके स्टेट में चेंज होगा, राइट। एक बॉडी जो है उसका स्टेट चेंज होगा, अगर रेस्ट में है तो वो शायद मूव करना चालू कर दे, और अगर एक दिशा में अगर मूव कर रहा हो तो उसका एक्सेलरेशन हो जाए या अपना दिशा चेंज करे, वेलोसिटी उसका चेंज हो जाए। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया है कि एक बॉडी जो है उसका 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 स्टेट जो है वो चेंज हो सकता है एक फोर्स से, राइट। तो उसका रिलेशन क्या होगा, तो सेकेंड लॉ उसी पे है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी समझ लीजिए है यहाँ पे, एक मूव कर रहा है। ठीक है, एक बॉडी अगर मूव कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम किसको बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी। मतलब ये हो गया m इंटू बी, एम क्या है उसका मास है, v उसका वेलोसिटी है। ठीक है, तो मोमेंटम जो है एम इंटू वी है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, ये हो जाएगा डी पी बाई डी टी, राइट, डी पी बाई डी टी। तो इसका मतलब हो गया कि डी डी टी बाई डी डी टी ऑफ एम वी। ओके,
तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसको हम लोग फोर्स बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। तो इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आता है, जैसे आपने, अगर आपको कैलकुलस अगर मालूम हो तो इनको डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो ये आएगा, अगर इसको करेंगे m इंटू वी है ये, तो ये हो जाएगा m डी वी बी डी टी प्लस v डी एम बाई डी टी, राइट। तो ये डिफ्रेंशिएशन करने पर ये आएगा, ठीक है। अभी मानिए कि उसका मास अगर चेंज नहीं हो रहा, मास अगर उसका कांस्टेंट है, मास अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू m इंटू डी वी बाई डी टी, ओके। ये लेकिन ये तभी होगा अगर मास इज कांस्टेंट, ओके, मास अगर कांस्टेंट है। तो उस स्थिति में ये जो dp बाई डी टी है इसको हम लोग फोर्स बोलते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। dv बाई डी टी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो इसका मतलब फोर्स जो हो गया इसको बोलते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, ओके। तो ये फोर्स जो है इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये सेकेंड लॉ से हमारा ये निकलता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ओके। अभी और एक चीज है, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है कि कोई भी लार्ज फोर्स रहता है एक छोटा ड्यूरेशन के, फॉर एग्जांपल अगर कोई, अगर आपने क्रिकेट अगर खेलते हैं, देख खेला होगा आपने, तो उसमें क्या होता है, क्रिकेट का बैट जो रहता है बॉल के लिए बहुत कम समय के लिए लगता है, राइट। फॉर एग्जांपल बॉल ऐसे आती है, फिर बॉल ऐसे चली जाती है, फॉर एग्जांपल, राइट। तो बहुत कम समय के लिए उन्हें फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगती है, इसमें लगता है, लेकिन ये बैट जो है ये काफ़ी जोर से इसे मारता है, राइट, काफ़ी जोर से इसे मारता है। तो इसको हम लोग इम्पल्स बोलते हैं, इसको हम लोग इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इम्पल्स क्या होता है, एक लार्ज फोर्स जो कि बहुत ज़्यादा फोर्स का क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा, एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, ओके। और ये इम्पल्स होता क्या है, फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। फोर्स मतलब कितना फोर्स हमने अप्लाई किया, समझ लीजिए बॉल था, तो ये बॉल के ऊपर हमने कितना फोर्स अप्लाई किया हमने इसके ऊपर, और टाइम ड्यूरेशन मतलब कितने देर के लिए ये बॉल जो है बैट के साथ लगा हुआ था, राइट, करेक्ट। तो ये ऐसे भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल समझिए दीवार है, एक 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 बॉल समझिए, इसे हमने बॉल एक फेंका इसके ऊपर, ठीक है, तो बॉल इस तरफ गई, राइट, और बॉल फिर टच करके फिर वापस इसी दिशा में चली गई, राइट। तो इसमें क्या हुआ कि वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में था, अभी चेंज का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चला गया, राइट। सो एक चेंज इन मोमेंटम हुआ है, राइट। तो इसमें भी हम लोग इम्पल्स बोलते हैं, ओके, राइट। तो ये हो गया इम्पल्स। अभी तीसरा हो गया थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में क्या बोलते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो फॉर एग्जांपल मानिए एक बॉडी है इधर, एक बॉल ये है और एक बॉल अगर ये है, राइट। तो इसको समझिए ये इससे टकराया, ये बॉल इससे, ये बॉल इससे टकराता है, राइट। ये बॉल अगर इससे टकराता है तो इसका एक रिएक्शन रहेगा इस पे, और इसका ये जब इस पे एक्ट करेगा तो बी का एक रिएक्शन रहेगा, राइट। तो फोर्स ए बी हम लोग अगर बोलें तो फोर्स ए बी इज इक्वल टू फोर्स माइनस फोर्स ऑफ बी ए, ये उल्टे दिशा में रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये फोर्स हम लोग इस दिशा में अगर एक्ट कर रहा है ए का बी पर, तो जो बी का जो फोर्स एक्ट करेगा इसके ऊपर, ये उल्टे दिशा में एक्ट करेगा और उतना ही रहेगा, राइट। इसको बोलते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन था पहले एफ का, फोर्स जो था ए का बी के ऊपर था, और रिएक्शन जो है फोर्स है जो बी का ए के ऊपर है, उसको हम लोग रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा हो गया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमने ये सेकंड लॉ में देखा था कि अगर फोर्स अप्लाई होता है तो एक चेंज इन मोमेंटम होता है, राइट। अगर आपको याद हो तो हमने बोला था पिछले स्लाइड में, फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, राइट। पी जो है मोमेंटम है। तो अगर फोर्स हम लोग अगर अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या पी चेंज नहीं होगा, राइट। तो पी चेंज नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ये फोर्स, हम लोग हर समय एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बोलते हैं, राइट, ओके। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं होता है, ओके, एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो क्या होगा, मोमेंटम में नो चेंज, राइट। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होता है, इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है जो है इक्विलिब्रियम का, राइट। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो होता है। मानिए कि ये एक बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल है, एक रिएक्शन, एक फोर्स, इसका फोर्स समझिए, एक फोर्स इधर पड़ता है, समझ लीजिए 5 न्यूटन का, राइट,
और यही फोर्स मानिए कि इस पे इस तरफ पड़ता है, राइट, सॉरी, यही फोर्स समझ लीजिए 5 न्यूटन का इस पे पड़ता है, राइट। तो इसमें क्या होगा, मानिए कि ये बॉल अगर स्थिर है एक जगह, तो चूंकि दोनों तरफ से डायरेक्शन दोनों जो फोर्स जो है विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं, और मानिए कि बॉल ऐसा एक कड़ा है ताकि वो दब ना जाए, राइट। तो इसमें क्या होगा, ये बॉल जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, राइट, कहीं नहीं जाएगा वो, ओके, राइट। दूसरा है कि समझ लीजिए एक पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस है, समझ लीजिए ये F1 है और ये F2 है, ओके, ये पैरेललोग्राम फोर्सेस है, और ये मानिए F3 है जो कि इसके डायगोनल से मिलता है, राइट। समझिए इसका डायगोनल है, राइट, ये समझिए इसका डायगोनल है, फॉर एग्जांपल ये, सॉरी, इसका कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे, ये समझिए अगर डायगोनल अगर है, तो अगर फोर्स जो है इसके विपरीत दिशा में अगर है, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या होगा, वो जीरो होगा, ओके। F1 प्लस F2 प्लस F3 बटा जीरो होगा। तो मतलब क्या रहेगा कि अगर ये कोई बॉडी अगर यहाँ पे है, उन पे 3 फोर्स अगर एक्ट कर रहा है इस तरह से, तो वो जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, वो कहीं मूव नहीं करने वाला है, ठीक है। अगर समझिए ये एक ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस है, तो समझ लीजिए F1 है यहाँ इस दिशा में, F2 अगर इस दिशा में है, और F3 इस दिशा में है, तो क्या हो गया इसमें, ये ट्रायंगुलर फोर्सेस अगर आप देखेंगे तो ये कंप्लीट, ये आपका एक सिस्टम अगर देखेंगे तो इसका नेट फोर्स जो है वो जीरो है, राइट, ओके। तो इसमें भी क्या हो रहेगा, इसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, ओके, इसमें भी इक्विलिब्रियम बना रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ये सब समझ लिए हैं, तो अब हम लोग सवाल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है पहला सवाल। तो इस सवाल में दिया हुआ है कि एक स्टोन को जो है h हाइट से ड्रॉप करते हैं, राइट, तो h हाइट से ड्रॉप करते हैं, इट हिट्स द ग्राउंड विद अ सर्टेन मोमेंटम m। तो यहाँ पे जब आता है इसका एक मोमेंटम हो गया m, ओके। तो मोमेंटम m कितना होगा, मानिए अगर वेलोसिटी v से अगर हिट करता है, तो हमको ये मालूम है फॉर्मूला v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh, हमको ये फॉर्मूला मालूम है, राइट। तो u जीरो होगा क्योंकि ये ड्रॉप किया जा रहा है, थ्रो नहीं किया जा रहा है, तो हो जाएगा v² इज इक्वल टू 2gh, ओके। इसको तो v हो गया रूट ऑफ 2gh। तो मोमेंटम कितना हो गया, तो मोमेंटम इज इक्वल टू m इज इक्वल, अगर मास समझिए स्मॉल m है, तो वेलोसिटी हो गया v, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2gh, ये हो गया मोमेंटम। अभी क्या होगा कि जब ये हम इसका हाइट बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे ये m हो गया ये, राइट। अभी हम लोग हाइट इसका बढ़ा देते हैं 300%, तो पहले था हाइट h प्लस h इंटू 300% बढ़ा देते हैं, राइट। तो 300% बढ़ा देंगे तो क्या होगा, h प्लस 3h, ओके, ये हो जाएगा 4h। तो अभी नया मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, m1 अगर हम लोग उसको बोलते हैं, तो वो हो जाएगा v इंटू एम फिर से होगा, राइट। अब ये v कितना होगा, मानिए हम लोग इसको v1 बोलते हैं अगर, तो v1 कितना होगा, वही से फॉर्मूला v1² इज इक्वल टू टू जी एच होता है। तो यहाँ पे क्या 2g, लेकिन h जो है वो 4h होगा, राइट। तो ये हो गया 8gh। तो इसका मतलब हो गया v1² इज इक्वल टू 2√2gh, क्योंकि एच 8 को हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 2√2 हो जाएगा, तो ये 2√2 है, राइट। तो v1, ओके, दिस नॉट v1², ओके, v1 हो गया। तो फिर रिवाइज मोमेंटम m1 जो होगा, तो m1 जो है वो होगा, मैं उसका कलर चेंज कर देते हैं, तो m1 जो होगा वो होगा 2√2gh, ओके, डिवाइड बाई m अगर हम करें तो ये आ जाएगा 2gh, ये हो गया, सॉरी दिस v, और मास होगा m, तो m1 हो जाएगा, सॉरी m1 होगा m इंटू 2√2gh, ओके। तो ये m1 जो मोमेंटम है वो होगा 2m इंटू 2gh, ओके। और इनिशियल मोमेंटम जो था वो क्या होगा, ये जो यहाँ पे था m इंटू √2gh, करेक्ट, m इंटू रूट ऑफ 2gh।
तो ये अगर देंगे 2 जे पूरी तरह कट जाएगा, एम भी कट जाएगा, तो इसका मतलब हो गया 2/1। ओके, तो इसका मतलब m1 इज इक्वल टू 2m। ओके, 2m। ओके, तो हमको निकालना है कि दोनों का चेंज क्या है, राइट। तो हमको निकालना है चेंज क्या है, तो m चेंज क्या है, m1 माइनस m/m, ये हो गया चेंज, राइट। ओके, तो ये हो गया m1 इज इक्वल टू 2m माइनस m/m, तो ये हो गया m/m इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कि 100% हो गया, राइट। तो इसका मतलब चेंज जो है वो है 100%। ओके, तो उत्तर अगर आप देखेंगे तो इसमें दूसरा वाला जो है ये उत्तर है। ओके, हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी इस सवाल में दिया हुआ है कि फोर्स है जो कि है फोर्स इज 3i माइनस 4j प्लस 5k, ये हमको फोर्स एक दिया हुआ है। ओके, इसको एक एक्सेलरेशन दिया हुआ है, रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है वो है 0.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये हमको दिया हुआ है एक्सेलरेशन। ओके, हमको निकालना है मास। ओके, तो हमको मालूम है फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी हम लोग कैसे निकालेंगे, फोर्स तो वेक्टर में दिया हुआ है, तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, हमने पहले देखा था वेक्टर्स में। तो इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। ओके, मैग्नीट्यूड जो होता है इसका होता है कि सभी कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके उसको ऐड करके उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। तो 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ओके, फुल का स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25। ओके, तो ये हो गया 20/50, तो ये हो गया 5√2। ओके, तो अभी तो हमें मास कितना मास निकालना है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा, फोर्स दिया हुआ है मेरे को 5√2 और एक्सेलरेशन जो है वो है 0.5। ओके, तो ये हो गया 0.5, अगर हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो मास इज इक्वल टू 10√2। ओके, तो अगर आंसर अगर आप देखेंगे तो चौथा आंसर जो है यही इसका आंसर होगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि वेरी फाइन कंक्रीट, जो कंक्रीट जो इस पर ड्रॉप किया जा रहा है, राइट। तो ये बेल्ट समझ लीजिए मूविंग है। ओके, बेल्ट समझ लीजिए मूविंग है, राइट। ये ऊपर से ये सामने की तरफ सामने की तरफ राइट की तरफ जा रही है और नीचे से ये लेफ्ट की तरफ आ रही है, ठीक है। ये बेल्ट मूविंग है, इस तरफ बेल्ट रोटेट कर रही है, ठीक है। ये कन्वेयर बेल्ट है, आपने देखा होगा बहुत जगह कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इस पे क्या होता है कि कंक्रीट हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, तो मानिए कि हम लोग इस पर कंक्रीट ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, तो कंक्रीट बहुत सारा इसमें होगा, कंकड़, राइट। जो देखेंगे आपने रास्ता वगैरह बनता है तो कंक्रीट लगता है, राइट। तो इसमें कंक्रीट ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है। और कंक्रीट ड्रॉप करने का रेट क्या है, रेट क्या है ऑफ mkg per second। ओके, what is the force required to keep the belt moving at the constant velocity, velocity दिया हुआ है हमको, is equal to u meters per second। ओके, अभी आपको अगर याद होगा तो हमको फोर्स निकालना है, राइट। हमको फोर्स निकालना है, करेक्ट। हमको फोर्स निकाल, अगर आपको याद होगा तो हम लोग पहले चलते हैं, पहले वाले स्लाइड्स पे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बोला था, अगर हमने क्या बोला था यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स जो होता है तो इसको यही जो फोर्स होता है ये होता है m इंटू डी वी डी टी प्लस v इंटू डी एम डी टी, राइट। ये होता है फोर्स, राइट। तो इसको हम लोग वहां पे लेकर जाएंगे अभी। ओके, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू डी वी, यहाँ पे क्या है वेलोसिटी दिया हुआ डी यू। ओके, डी यू बाई डी टी प्लस u इंटू डी एम बाई
dt। ओके, राइट, ये हम वहां से लेकर आए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, राइट, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ यू, ये है जो कांस्टेंट है, राइट, ये कांस्टेंट है, ये मतलब चेंज नहीं हो रहा है। तो डी यू बाई डी टी यहाँ पे क्या हो, ये जीरो हो जाएगा फिर, करेक्ट। और डीएम बाई डी टी जो है, जो मास जो है वो चेंज हो रहा है एट द रेट ऑफ एम के जी पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स जो अप्लाई जो हो रहा है इस पे, हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू ये होता है, राइट, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये जो चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो होता है डी डी टी ऑफ एम यू, राइट, एम वी, करेक्ट। यहाँ पे जो गिर रहा है, जो जो कंक्रीट जो इस पे गिर रहा है, वो तो एक निर्धारित स्पीड से गिर रहा है, राइट, निर्धारित स्पीड से गिर रहा है, लेकिन जो मास जो है, मास जो है वो हर समय चेंज हो रहा है, राइट, वो मास जो है एम के जी पर सेकेंड की गति से गिर रहा है वो, राइट, ओके। तो मास जो है उसका गति इसका चेंज हो रहा है उसका, लेकिन इसका जो यू जो है वो कांस्टेंट है उसका, ठीक है। तो इसीलिए जो फोर्स जो अप्लाइड होगा वो हमको, फोर्स जो इस पे जो अप्लाइड होगा इस पे, तो वो होगा dp बाई डी टी, ओके। तो ये होगा, राइट, तो ये हो जाएगा u इंटू, हमको dm बाई डी टी दिया हुआ है जो कि है m, राइट, तो ये हो जाएगा m। तो आंसर हो जाएगा u इंटू एफ, ये हो जाएगा आंसर, ओके। अगर उत्तर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है सी, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक जो बॉल है, एक बॉल ऐसे आता है और ये बॉल बॉल इस दिशा में आता है, फॉर एग्जाम्पल इस दिशा में आता है और इस दिशा से चला जाता है, राइट, ये दिया हुआ है। अब बॉल मूविंग, 2 kg बॉल मूविंग इन द स्पीड, तो स्पीड जो बॉल का है इज इक्वल टू 8 मीटर्स पर सेकेंड, ओके। ये जो है बॉल का स्पीड। ये एक हार्ड बॉल जो है उस पर स्ट्राइक करता है एट 30 डिग्रीज विद द वॉल, तो ये 30 डिग्रीज विद द वॉल ये स्ट्राइक कर रहा है, ओके, ये डिग्रीज सारे, ओके, इस डायरेक्शन में स्ट्राइक करता है। इट रिफ्लेक्टेड द सेम स्पीड एंड द सेम एंगल, तो इसी एंगल से और इसी स्पीड से वापस जा रहा है। तो ये 8 मीटर पर सेकेंड से अगर ये गया, ओके, 8 मीटर्स पर सेकेंड से, तो ये जब बॉल यहाँ से जा रहा है तो उसका स्पीड भी है 8 मीटर्स पर सेकेंड, ओके। तो हमें पता करना है कि द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल फॉर 0.5 सेकेंड्स, ओके, 0.5 सेकेंड्स के लिए बॉल जो है ये कॉन्टैक्ट में है वॉल से, ओके। तो हमको पता करना है कि व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल, ओके। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है, राइट, वेलोसिटी जो यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज कितना हो रहा है, अगर मानिए ये v है, अगर मानिए ये अगर v है, ओके, तो इसका एक कंपोनेंट इसका इधर है जो कि है v cos 30, करेक्ट, और एक कंपोनेंट जो है इसका इधर है, इस v का अगर v इधर है तो वे एक कंपोनेंट इधर है v cos 60, राइट। अभी अगर आप देखेंगे जो यहाँ पे जो आएगा v, समझ लिए इसी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज, इसका स्पीड जो चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ भी आएगा इसका v cos 30 और यहाँ पे आएगा v cos 60, करेक्ट। अभी अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी cos 30 जो वर्टिकल डायरेक्शन में है इसी डायरेक्शन में था और अभी भी इसी डायरेक्शन में है, राइट, तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन चेंज क्या हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। पहले क्या था, वॉल बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या था, इस तरफ था v cos 60, इस तरफ हिट करते वक्त और निकलते वक्त भी v cos 60 है, ओके। तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, फिर चेंज इन वेलोसिटी, अभी लेकिन दिशा चेंज हो गया, राइट। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू v cos 60 माइनस, अभी क्या, माइनस v cos 60, क्योंकि उसका डायरेक्शन जो है विपरीत हो गया है, राइट। अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो हम इसको प्लस रखते हैं, लेकिन ये चूंकि ये दूसरी डायरेक्शन इसका ऑपोजिट हो गया है, इसीलिए हमने इसका माइनस रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, 2v cos 60, ओके। तो ये हो गया वेलोसिटी, ओके। और मास दिया हुआ है हमको, तो बस हमको क्या करना है, फोर्स इज इक्वल टू, ओके,
फोर्स इज इक्वल टू मास जो कि है 2 इंटू 2v cos 60 डिग्रीज। तो ये तो हो गया मोमेंटम। ओके, आपको याद है फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। राइट, अगर आपको याद होगा। ओके, तो ये हो गया 2 इंटू 2v cos 60 डिवाइडेड बाई टाइम। ओके, अभी इसका हम लोग निकालते हैं इसका 2 इंटू 2, 2 तो मास था, वेलोसिटी कितना दिया हुआ इसमें 8 इंटू 8, cos 60 कितना होता है हाफ। ओके, और टाइम हमको दिया है वो है 0.5, क्योंकि ये 0.5 सेकेंड्स के लिए ही सिर्फ हिट करता है। ठीक है, तो हाफ और 0.5 एक ही होता है, हम लोग काट सकते हैं इसको। तो 2 इंटू 2 इंटू 8 ये हो गया 32। फोर्स जो हो गया ये 32 न्यूटन। ओके, जो कि थर्ड आंसर है, इसका आंसर होगा। ओके, अभी हम लोग पांचवें प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि एक बॉडी जो है 250 ग्राम्स है, तो 250 ग्राम्स अगर है तो इसका अगर हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 kg। ओके, ये हो गया इसका मास। ओके, और ये एक मूव कर रहा था, एक एक्सेलरेशन जो है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन था वो, एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन विच एक्ट्स इज हिट बाय अ फोर्स विच एक्ट्स नेट फॉर दिस थिंग। तो मानिए कि ये एक बॉल है जो इसको हिट करता है, एक बैट को, राइट। तो बैट जो है हिट करता है तो ये वापस इस दिशा में बैट के हिट करने से इस दिशा में चला जाता है, राइट। तो इसका फोर्स कितना हो गया? फोर्स हो गया इज इक्वल टू मास जो कि है 0.25, ओके, इनटू एक्सेलरेशन जो कि हो गया 10, तो ये हो गया 2.5 न्यूटन। ओके, ये तो हो गया इसका फोर्स, राइट। अभी हमको निकालना है किसका इम्पल्सिव फोर्स। तो इम्पल्सिव फोर्स जो होगा, इम्पल्सिव फोर्स जो होता है वो होता है कि फोर्स इंटू इम्पल्सिव फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू कितने देर के लिए वो मास, उसके कितने देर के लिए बॉडी वो फोर्स अगर फेस करता है, राइट। तो ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा फोर्स इंटू टाइम। ओके, तो ये हो गया 0.25, 2.5 इंटू 0.1, तो ये हो जाएगा 0.25। ओके, ये हो जाएगा न्यूटन सेकेंड्स। तो आंसर जो है ये हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा विच इज फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चों हमने इस वीडियो में 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए। हम नेक्स्ट वीडियो में और बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। अगर आप इस वीडियो से कुछ अगर सीख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और भी कंटेंट बनाने की और प्रेरणा मिले। ठीक है, तो आप इसी तरह प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी अगर चाहिए आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पोस्ट करें, हम उसका उत्तर शीघ्र देंगे। ठीक है, तो आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।